गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 6 पढ़ेंगे, प्रेमचंद्र के फटे जूते। आज जो है पाठ कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? प्रेमचंद्र के फटे जूते। इस पाठ के लेखक हैं हरशंकर परसाई जी, जो एक व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यात्मक निबंध इन्होंने ही लिखा है। ये एक निबंध है। प्रेमचंद्र के फटे जूते एक निबंध है। इसके लेखक हरशंकर परसाई जी हैं। चलिए अब हरशंकर परसाई जी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, उनके जीवन के बारे में। उसके बाद से जो है पाठ के बारे में हम लोग जानेंगे। हरशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, नौकरी किए। उसके बाद छोड़ करके स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में आ गए। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन का कार्य करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। इस पत्रिका का पूरे संसार भर में सराहना हुई है। सन 1995 में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? सन 1995 में हुई थी। इस पाठ का सार इस प्रकार है। प्रेमचंद्र हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आप लोग भी जो है उनकी बहुत सारी कहानियों को पढ़े होंगे। इतने बड़े लेखक होते हुए भी प्रेमचंद्र का जीवन अभाव से भरा हुआ था। उनका जीवन किससे भरा हुआ था? अभाव से भरा हुआ था। लिखने से इतनी आमदनी नहीं थी कि ढंग से गुजर बसर हो सके। उनका जीवन सादगी का नमूना था। प्रेमचंद्र का जीवन जो है सादगी का नमूना था। ऐसे प्रेमचंद्र का कोई एक फोटो चित्र जो है लेखक के व्यंग का विषय है, जिसमें प्रेमचंद्र जो है फटे हुए जूते पहने हैं। उसी को माध्यम बना करके हरशंकर परसाई ने ये निबंध लिखा है। हरशंकर परसाई जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह उनकी। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास हो गई। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। और अंत में जो है उनकी रचनाएं हैं। निबंध संग्रह जो है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये जो है उनकी प्रसिद्ध जो है निबंध संग्रह है। विकलांग श्रद्धा का दौर का ये जो है उल्लेखनीय जो है व्यंग्यात्मक जो है संग्रह है। यहाँ प्रस्तुत जो निबंध में हरशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र की सहजता और सरलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सजीव जो है चित्रण प्रस्तुत किया है। इस निबंध में हरशंकर परसाई जो है प्रेमचंद के सहजता सरलता के व्यक्तित्व को सजीव चित्रित यहाँ पर किए हैं। इसके साथ ही एक साहित्यकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन यहाँ हरशंकर परसाई जो है किए हैं। वर्तमान के जो आडंबरपूर्ण वातावरण है, प्रवृत्ति है और अवसरवादिता लोगों के अंदर जो व्याप्त हो गई है, उस पर भी जो है करारा व्यंग जो है हरशंकर परसाई ने कसा है। चलिए अब पाठ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेखक प्रेमचंद का एक खिंचा हुआ चित्र देख करके उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? एक मोटे कपड़े की। चित्र को देख करके यहाँ पर हरशंकर परसाई जी क्या बता रहे हैं कि प्रेमचंद्र एक मोटे कपड़े की टोपी, धोती, कुर्ता पहने हुए हैं। कनपट्टी की हड्डियां, उनकी जो कनपट्टी की हड्डियां हैं वो आंख और बीच के जो भाग, यहाँ का भाग जो होता है वो कैसी है? पिचकी हुई। और गालों के जो हड्डियां हैं वो कैसी हैं? उभरी हुई। मूछों से चेहरा भरा हुआ सा लग रहा है। और उनकी जो मूछ थी घनी है, तो जिसकी वजह से उनका चेहरा कैसा लग रहा है? भरा भरा सा लग रहा है। उनके पैरों में कैनवेस का जूता था। एक जूता सामने से फटा हुआ था और उनके पैरों में कैनवेस का जूता है और उनमें एक जूता जो उनका फटा हुआ है, जिसके छेद से उंगली बाहर जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। और जूता जो फटा उसके छेद से उनकी एक उंगली बाहर निकली हुई है। इस प्रकार जो है
लेखक यहाँ सोचता है कि इस प्रकार की पोशाक धारण करने वाला फोटो कैसे जो है खिंचा सकता है। लेखक उस फोटो को देख करके प्रेमचंद्र के सोच रहे हैं कि ऐसे पोशाक पहन करके कोई फोटो कैसे खिंचा सकता है, किंतु वास्तव में वह वैसे ही है जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वास्तव में भी यहाँ प्रेमचंद्र वैसे ही हैं जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनकी फोटो पूर्णतः जो है वैसी ही है जैसे कि वो दिखाई देते थे। लेखक प्रेमचंद को संबोधित करते हुए पूछता है कि क्या उन्हें अपने फटे जूते के बारे में पता नहीं है। और यहाँ लेखक जो है उन्हें संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या प्रेमचंद्र को पता नहीं है कि उनके जूते जो है फटे हुए हैं, ऐसा हो सकता है, क्या आपको लज्जा नहीं आती। और यहाँ फिर उनको जो है कि आप फोटो खिंचाते समय क्या आपको लज्जा नहीं आती, उनसे पूछ भी रहे हैं लेखक उनके फोटो देख करके। और संकोच नहीं आता आपको, ऐसा फोटो कपड़ा पहन करके हम लोग फोटो खिंचा सकते हैं, नहीं खिंचा सकते हैं ना। तो यहाँ पर लेखक ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसे फोटो खिंचाते समय ऐसे कपड़े पहन करके आपको लज्जा नहीं आई, आपको संकोच नहीं हुआ। फोटो खींचने से पहले उनको दोबारा तैयार होने के लिए कहा गया होगा। और जरूर जो जो फोटो खींच रहा होगा उसको अच्छा नहीं लगा होगा तो बोला होगा कि आप दोबारा तैयार होकर के आइए अच्छे से। आप जाते हैं स्टूडियो में तो होता है ना, अगर कुछ अनफिट लगता है तो स्टूडियो वाला बोलता है कि ठीक से कंघी करिए, अपने कपड़े को ठीक करिए। तो उस तरह शायद उनको भी कहा गया होगा। उन्होंने अधूरी मुस्कान से मुस्काने की कोशिश की होगी। और जब उन्हें दोबारा तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो शायद अपनी अधूरी मुस्कान में हाँ मिलाए होंगे। इसी बीच फोटो खींच गई होगी और तभी जो है शायद लगती है ये फोटो खींच गई होगी। उनकी मुस्कान अधूरी ही रह गई। और उनकी मुस्कान जो है अधूरी ही रह गई, पूरे अच्छी तरीके से मुस्कुरा भी नहीं पाए थे तभी ये फोटो खींच गई होगी, जिसमें व्यंग और उपहास झलकने लगा था। और जिसको देख करके क्या दिखाई दे रहा है, व्यंग और उपहास झलक रहा है। लेखक यहाँ आश्चर्य से भी प्रश्न करता है कि प्रेमचंद फटे जूते पहनकर हंसते हुए फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। और लेखक फिर जो है आश्चर्य से प्रश्न कर रहा है कि प्रेमचंद ऐसे फटे हुए जूते पहन करके क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं, आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं। फोटो खिंचवाना ही चाहते थे तो अच्छे जूते पहन लेते। अगर उन्हें फोटो खिंचवाने का मन था तो अच्छे जूते पहन लेते, फटे जूते पहन करके फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। संभवतः पत्नी के कहने से जो है फोटो खिंचवा रहे होंगे। शायद उनकी पत्नी जो है आग्रह की होंगी उनसे फोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए ये फोटो खिंचवा रहे हैं। आजकल तो फोटो जो है बहुत आसान हो गया है, सेल्फी मोबाइल में ही लोग तुरंत खींच लेते हैं। लेकिन पहले तो स्टूडियो में जाना पड़ता था, बहुत लोग प्रेशर डालते थे, परिवार के लोग करते थे कि नहीं एक फोटो खिंचा लीजिए। तो यहाँ लेखक क्या करे, शायद उनकी पत्नी भी उनसे आग्रह की होंगी इसीलिए वो फोटो खिंचवाए हैं। लेखक फोटो देखकर उनके दुख का अनुभव करता है तो उसका जी रोना चाहता है। और लेखक उनके फोटो को देख करके उनके दुख को भी अनुभव कर रहा है कि शायद उनके पास पैसे की कमी थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरह से वो फटे जूते पहने हैं। तो उनका जो है जी भर आता है, उनका रोने का मन करता है। मगर उनकी आंखों का दर्द रोने नहीं देता, लेकिन उनकी आंख में जो है जो दर्द है जो वो उनको रोने नहीं देता कि नहीं रोना नहीं है यहाँ। लेखक का कहना है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझ। फिर लेखक कह रहा कि हो सकता है कि प्रेमचंद्र जो है फोटो का महत्व ही नहीं समझते हो, इसलिए जो है फटे जूते पहन लेते हैं, पहन लिए हैं। अन्यथा जो है फटा जूता कोई नहीं पहनता है, कोई नहीं पहन सकता है। किसी से मांग भी लेते, अगर उन्हें फोटो ही खिंचवाना था, उनके पास जूते नहीं थे तो किसी से जूते मांग भी सकते थे, मांग लेते। लोग तो कोट घर बंगला गाड़ी सब कुछ जो है उधार में मांग लेते हैं, तो क्या ये नहीं मांग सकते थे। व्यंग करते हुए यहाँ लेखक कहता है कि खुशबूदार फोटो खिंचवाने के लिए लोग इत्र भी लगाते हैं। और यहाँ लेखक जो है व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि बहुत लोग जो है सेंट उंट लगा के जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए कि खुशबूदार फोटो आएगी, ऐसा होता नहीं है। फोटो खुशबूदार सेंट उसमें थोड़ी आपको महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग लगा के जाते हैं कि इत्र लगा के जाएंगे तो हमारी फोटो जो है खुशबूदार आएगी। उन्होंने कहा कि सिर पर पहनने की चीज सस्ते और पाँव की महंगी होती थी। शायद जो है टोपी सस्ती मिलती है इसलिए टोपी उनकी अच्छी है, लेकिन जूते उनके फटे हैं इसलिए कि महंगी मिलती थी, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। किंचित प्रेमचंद की समस्या भी यही रही होगी, शायद यही उनकी समस्या रही होगी, इसलिए उनके जूते जो है फटे हैं। यह सोचकर लेखक दुखी हो जाता है कि यह विडंबना ही है कि यह महान कहान कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, सम्राट जो है युग परिवर्तक प्रेमचंद का फटा जूता उन्हें चुभन दे रहा है।
और ये विडंबना ही कही जा सकती है कि एक महान कथाकार है, कहानीकार है, उपन्यासकार, सम्राट जिसे कहा जाता है, जिस देश विदेश सभी लोग जानते हैं, विश्व भर में उन लोगों ने जानते हैं, प्रसिद्ध है। और उनकी स्थिति ऐसी है, वो युग प्रवर्तक हैं, युग में जो समाज में हमारी बुराइयों पर प्रहार करके लोगों को जागृत करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है। ये सब सोच करके लेखक जो है दुखी होता है। और आगे यहाँ लेखक कहते हैं कि उसका जूता, अपना जूता ऊपर से ऊपर से नहीं नीचे से फटा, और पैर की उंगली में चोट लगने पर भी उसको बाहर से दिख न सकेगा। लेखक यहाँ कह रहा है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका जूता भी जो है ऊपर से तो नहीं, लेकिन नीचे से फटा हुआ है, जो ऊपर से न फट करके नीचे से फटा है, जो कोई नहीं देख सकता, बाहर से लोग उसको देख नहीं सकते हैं। आजकल लोग यथार्थ और सच्चाई को झूठ के आडंबर से अवतरणित करते हैं, पर प्रेमचंद्र जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उनका व्यक्तित्व सादगी और सजग था। उनका व्यक्तित्व एक सादगी और सच्चाई का उदाहरण था। आजकल लोग के पास नहीं भी रहता तो लोग दिखावे में क्या करते हैं, लेकर के और दिखाते हैं कि मैं बहुत जो है पैसे वाला हूँ, अपने यथार्थ को, अपने सच्चाई को छुपाते हैं। लेकिन प्रेमचंद बिल्कुल इसके विपरीत थे। वो जो है उदाहरण थे सच्चाई के, अपनी सादगी के, ईमानदारी के, सब चीज के लिए क्या थे, एक उदाहरण थे। लेखक यहाँ कटाक्ष करते हुए भी कहता है कि प्रेमचंद जी के एहसान से फटे हुए जूते पहने हैं, और फिर उनके ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि इतने जो है प्रसिद्ध सम्राट हैं, कहानीकार हैं, तो ये फटे जूते मतलब कहीं अपनी शान दिखाने के लिए तो नहीं पहने हुए हैं, किंतु वह खुद ऐसे जूते कभी धारण नहीं करते। और लेखक कह रहा है कि मैं तो कभी ऐसे जूते धारण नहीं करता। यहाँ लेखक उनकी व्यंग भरी मुस्कान का मंतव्य जानना चाहता है, और जूते से हट करके लेखक का ध्यान कहाँ आ रहा है, उनके मुस्कान पर, कि आखिर में ये व्यंगात्मक मुस्कान क्यों है उनके चेहरे पर। वो जूते के फटने के कारण तक पहुंचना चाहते थे, और यहाँ लेखक जूते के फटने के कारण तक क्या करना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे। पहले तो वो सोचता है कि शायद अधिक चलने के कारण जूते जो है फट गए हैं। पहले तो लेखक जो है सोचता है कि शायद जो है प्रेमचंद्र बहुत चलते थे, इस वजह से उनके जूते फट गए हैं। लेकिन तुरंत उनके दिमाग में आता है कि अगर ज्यादा कोई चलता है तो उसके जूते नीचे से घिस जाते हैं, ऊपर से कैसे फट सकते हैं, ऊपर से जूते इनके फटे हुए हैं। तुरंत उनके दिमाग में बात आ जाती थी, केवल चलने से जूता है नहीं फटता, घिसता है। लेखक कहता है कि भक्ति काल में जो हमारे कवि कुंभन दास हैं, वो फतेहपुर सिकरी आने जाने में अपना जूता घिसा बैठे थे। कुंभन दास जो है फतेहपुर सिकरी से अपने जहाँ रहते थे वहां आने जाने में, कृष्ण भगवान की भक्ति में उनको बिल्कुल शुद्ध नहीं रहता था, तो अपने जूते जो है ज्यादा चलने से उनके जूते क्या हो गए थे, घिस गए थे। और वे कहते हैं कि आने जाने में जूता घिसने के कारण वे भगवान का नाम याद करना भी भूल गए थे। कुंभन दास जो है इतना ज्यादा चलते थे कि आने जाने में उनके जूते तो घिस गए, भगवान का नाम लेना भी वो भूल गए थे। बुलाकर किसी को कुछ देने वाले व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है कि जिनके जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो करे सलाम। और जो है यहाँ पर जो है उनके बारे में, कुंभनदास के बारे में कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही भगवान को भूल गए थे, और क्या बोलते थे कि जिनको देखने से दुख उपजता है उनको लोग क्यों जो है सलाम करते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ बार बार जो है हरिशंकर परसाई उनके ऊपर व्यंग भी कर रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं, आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि इतने महान विश्व भर में प्रसिद्ध व्यक्ति इस तरह से जूते कैसे पहन सकते हैं। लेखक यहाँ बारंबार एक ही चीज, बार बार लेखक के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि प्रेमचंद्र जी का जूता ऊपर से कैसे फट गया। अगर ज्यादा चलते हैं तो नीचे से फट घिसता है, ऊपर से जूता कैसे फट गया, घिसने की बजाय ये जूता कैसे फटा, बार बार उनके दिमाग में एक ही बात आ रही है। वास्तव में लेखक जो है यहाँ कहना चाहता है कि सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर ठोकर मार कर हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते में आई अड़चने शायद उनके जूते ऊपर से इसलिए फटे हैं कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर हैं, उनको जो है लेखक बार बार अपने जूते पैरों से जो है ठोकर मारे हैं। इसलिए जो अड़चन जो उनके रास्ते में आई है, उससे इनके जो है जूते ऊपर से फट गए हैं, शायद ऐसा हुआ होगा। लेखक सोचता है कि वो बचकर भी तो जा सकते थे, और फिर जो है यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि इन बुराइयों से, इन आडंबरों से, इन परिस्थितियों से प्रेमचंद चाहते तो बच करके भी जा सकते थे, और परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। लेखक कहता है कि सभी नदियां पहाड़ तोड़कर तो अपना रास्ता नहीं बना पाती, और जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां
कुछ नदियां ऐसी हैं जो पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना लेती हैं, लेकिन सभी नदियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो लेखक क्या कह रहा है कि सभी नदियां जो है अपना रास्ता जो है नहीं बना पाती हैं, तो क्या करती हैं, रास्ता अलग से निकाल, पहाड़ नहीं तोड़ पाती तो रास्ता अलग से बना करके वो निकल जाती हैं। तो लेखक प्रेमचंद्र भी तो ऐसा कर सकते थे, लेखक कह रहे हैं, लेकिन वो समझौता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थितियों को सुधारना चाहते थे, वो अपने देश में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जो है इन परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं। प्रेमचंद्र अपने पात्रों के समान नियमों के अधीन चलते थे, और प्रेमचंद्र की कहानी में जो पात्र होते थे बिल्कुल उसी प्रकार से प्रेमचंद्र अपने जीवन में भी चलते थे। वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते थे, अतः समझौता नहीं हो पाता। वो अपने आदर्शों पर अडिगता से जमे रहते थे, और जो उनका आदर्श था उस पर वो जो है कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अडिग नहीं होते थे, और उस पर जो है बिल्कुल जो है जमे रहते थे। लेखक ने सोचा कि वह जिसे समाज से घृणित व्यक्ति मानते थे, उन्हें उधर उधर जो है प्रेमचंद्र उधर उंगली द्वारा इंकित कर देते थे, और जो हमारे समाज में घृणित व्यक्ति थे, शोषित वर्ग थे, उधर जो है प्रेमचंद उंगली कर करके इंगित करके इधर इशारा करते थे कि उस जो है इनको हमें यहाँ से समाज से बाहर निकालना है। संभवतः यही सामाजिक भेदभाव और आडंबर विरोधी मुस्कान का राज उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, और यही जो हमारे समाज में भेदभाव है, जो आडंबर है, दिखावापन है, यही विरोधी मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। संकटों के विरुद्ध पलायन करना, यथार्थ और वास्तविकता छिपा आडंबर करने वालों पर प्रेमचंद जी की मुस्कुराहट में एक व्यंग छिपा था, और जो है संकटों से लोग घबरा करके वहां हट जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, यथार्थ जो है उससे जो है अपने मुख को मोड़ लेते हैं, वास्तविकता को लोगों के सामने से छुपाते हैं। इन सब चीजों पर प्रेमचंद्र क्या करते हैं, प्रहार कर रहे हैं, उनको जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं को उनकी हंसी जो है यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर फुट करके आई है। प्रेमचंद्र जी ने अर्थात संकटों दुखों से संघर्ष करते हुए भी अपने वास्तविक अस्तित्व को जो है समाप्त नहीं होने दिया। उनके जीवन में कितनी भी परिस्थिति उनके अनुकूल आई हो, लेकिन वो कभी समझौता नहीं किए, अपने उनका जो वास्तविक उनका अस्तित्व था उसको बनाए रखे। जबकि इसके विपरीत लोग अपने मान सम्मान और वास्तविकता को नष्ट कर प्राय जो है क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। लोग अपने मान सम्मान की अब रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद्र जो है बिल्कुल इसके विपरीत थे। ऐसी परिस्थिति और वातावरण में जीवन यापन कोई कैसे कर पाएगा। और यहाँ परसाई जी कह रहे हैं कि जो आजकल का जो परिस्थिति चल रहा है, वास्तविकता से जो लोग भाग रहे हैं, इसमें जीवन यापन जो है बहुत ही कठिन हो गया। लेखक प्रेमचंद जी के मनोभाव और मुस्कुराहट की अंतर भावना को यहाँ समझ गए थे कि उनके जो है चेहरे पर जो मुस्कान है, उनकी जो मनोभाव है, वो सब जो है अब यहाँ लेखक समझ गए थे कि वो जो है जैसे हैं वैसे ही जो है अपने आप को दिखाते हैं, बिल्कुल जो है अपने सच्चाई को, अपने अर्थात को छिपाने की कोशिश नहीं करते। और उन्होंने इसको उनका निर्देश मान लिया था, और इसी निर्देश को मानकर यहाँ हरशंकर परसाई जो है यहाँ पर समाज में जो आडंबर है, जो परिस्थिति के अनुकूल अर्थात को लोग भूल गए हैं, वास्तविकता को भूल गए हैं, उन सब पर भी लेखक यहाँ पर उन आडंबरों को पर प्रहार किए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे हरशंकर परसाई की इस व्यंग के पीछे जो है उनका उद्देश्य क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते, यानी हमें जो है हमेशा अपने वास्तविकता के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, अखंड जो है पाखंडों में नहीं जीवन यापन करना चाहिए। जो सच्चाई है, जो हमारी सच्चाई है, उसे हमेशा अपने अस्तित्व में बना करके रखना चाहिए। आगे आपको जो है क्वेश्चन आंसर पूरा कर लेना इस पार्ट से। बाकी कोई दिक्कत हो, पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप बताइएगा। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास ओवर करती हूँ मैं।